सब्सक्राइब कीजिए AK एकेडमी क्लास को और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे क्लास की वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन यहाँ पे पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, पर यहाँ पे आप लोग फिर से रिमाइंड कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी चांदी, सोना, तांबा ये सभी चीज़ से परिचित थे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, लोथल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, तो ये सही है। कालीबंगा अनुष्ठान गीत अग्नि वेदी की कतार से संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी में है, चनहुदड़ो जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स ये गलत होगा। और ऑप्शन नंबर डी, लोथल भांड निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे जो बर्तन ये मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते थे उसको कहा जाता था, तो वो भी सही है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर बी, सिंध में, या फिर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो फ्रेंड्स कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए, पेड़ की, या फिर नीम के पेड़ की, या फिर ऑप्शन नंबर बी, पीपल के पेड़ की, या फिर ऑप्शन नंबर सी, बरगद के पेड़ की, या फिर ऑप्शन नंबर डी, शाहीन के पेड़ की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीपल के पेड़ की। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो, या फिर ऑप्शन नंबर बी, लोथल, या ऑप्शन नंबर सी, चिरांद, या फिर ऑप्शन नंबर डी, रंगपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे। ऑप्शन नंबर ए, बांस के, या फिर ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी के, या फिर ऑप्शन नंबर सी, पत्थर के, या फिर ऑप्शन नंबर डी, दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिए गए में से कोई नहीं, क्योंकि ये लकड़ी के नहीं और बांस के भी नहीं, ये पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो पक्की ईंटों के, इस वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता भी कहलाती है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कुछ जो अवशेष हैं वो इस तरह के मिले थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, प्यार की भावनाओं को जगाने का काम कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि, या फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या फिर ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज हार्मोन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यकृत। तो फ्रेंड्स लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से भी मतलब जो प्यार की भी अनुभूतियाँ होती हैं, या वो सकारात्मक अनुभूति हो या फिर नकारात्मक अनुभूति हो, वो सारी अनुभूतियों को उजागर करने का काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही करता है, जिसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में है समुद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य, या ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे, उनका कार्यकाल क्या है, तो 240 से 280। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का प्रमुख कारण क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, आंधी तूफान, या फिर ऑप्शन नंबर बी, अधिक बारिश, या ऑप्शन नंबर सी, बाढ़, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है, बाढ़। सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वो सर्वाधिक जो मतलब उसका जो विनाश का जो मुख्य कारण था वो था बाढ़ का आना। इसको आपको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, चनहुदड़ो नहीं, चालुक्यों की पहली राजधानी क्या थी। ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी, या फिर ऑप्शन नंबर बी, वातापी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, सूडान, या फिर ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, वातापी। चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वातापी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और वातापी को ही कभी कभी बादामी के नाम से भी जाना जाता है या बोला जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1862, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1835, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1840, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1847। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए को जाता है, 1862। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी, और इसे ही कोलकाता को ही डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है,
एलिना, सॉरी एलिना नहीं, यहाँ पे हेलिना होगा। हेलिना भारत में विकसित क्या है? हेलीकॉप्टर है या फिर मिसाइल है या फिर भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये हेलिना जो है ये एक भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। आप इस वीडियो में इस हेलिना मिसाइल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये हेलिना मिसाइल किस तरह से काम करती है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यही हेलिना मिसाइल है और इसमें दो इंडिकेटर, जिसमें से ये पीछे वाला जो आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर ये लॉकिंग का है और आगे वाला जो इंडिकेटर आपने ग्रीन कलर का देखा वो इंडिकेटर इससे लिंक होने का है, यानी कि वो जिस ये आर्मी जो हेलीकॉप्टर है उससे लॉन्च किया गया था और उस हेलीकॉप्टर से ये आगे वाला लाइट जो है वो लिंक हो जाता है। लाइट नहीं, वो इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर के माध्यम से पता चलता है कि ये उससे लिंक्ड है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीर में कि एक आर्मी जो हेलीकॉप्टर है उससे आठ ये हेलिना मिसाइल को एक बार में ले जाया जाता है। और किस तरह से ले जाया जाता है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में कंप्लीट समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं 8 हेलिना मिसाइल्स है, जिस 8 हेलिना मिसाइल्स को केवल एक हेलीकॉप्टर से ले जाया जा सकता है। और इसकी मारक क्षमता की बात की जाए, आप ये देख सकते हैं कि ये 2 पायलट बैठे हुए हैं और कंट्रोल इनके सामने डिस्प्ले पे आपको शो होता हुआ दिख रहा होता है कि आगे हमारा हेलीकॉप्टर की कैसी एटमॉस्फेयर कैसा आगे मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और, इसका जो सबसे पहले परीक्षण किया गया था इसका यानी हेलिना मिसाइल का, ये 2015 को राजस्थान के जैसलमेर, तिथि तो ध्यान में नहीं है, लेकिन 2015 को राजस्थान के जैसलमेर में ये इसका सबसे पहले परीक्षण किया गया था। और आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आप सामने डिस्प्ले में दिख रहा है, ये इसके हेलीकॉप्टर के सामने का पोर्शन, इसके माध्यम से ये जो आप देख रहे हैं इसी के माध्यम से सामने का जो हेलीकॉप्टर के सामने का जो होता है सरफेस नहीं, एटमॉस्फेयर, वो पायलट को स्पष्ट क्लियर दिखता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में। और इसी से ये हेलिना जो मिसाइल है ये एक टैंक रोधी मिसाइल है, जो कि 7 से 8 किलोमीटर तक के रेंज में जो भी आपको टैंक होगी या मिसाइल होगी या फिर कोई भी चीज़ जो होगी उसको नष्ट करने में सहायक है, मतलब इसका उपयोग लाया जाता है। वैसे जो मिसाइल बनाई गई है विशेषकर टैंक रोधी मिसाइल के रूप में जानी जाती है, तो ज़्यादातर इसका उपयोग टैंकों को नष्ट करने के रूप में किया जाता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पायलट ने यहाँ पे ये कर लिया है, क्या कहते हैं उसको, निशाना ले लिया है और उसको फायरिंग के लिए यहाँ से कंट्रोल पायलट के हाथों में होता है, वो चाहे तो फायरिंग यहीं से अपने हाथों से कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है हेलिना मिसाइल के लिए। और विशेष आप देख सकते हैं कि ये फायरिंग हो चुकी है हेलिना मिसाइल की पायलट के द्वारा, और ये आप तस्वीर में आप देखेंगे अभी कि किस तरह से ये हेलिना मिसाइल, ये आप देख सकते हैं ये लिंकिंग, यही जो मैंने अभी बताया था लिंकिंग, वो जो आगे वाला ग्रीन कलर का जो लाइट था वो जल रहा था, वही इस मिसाइल की इस से जो लिंकिंग होती है हेलीकॉप्टर से, वो इससे कनेक्ट हो जाता है। यानी कि ये जो काम करता है वो इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के गाइड के ऊपर काम करता है ये मिसाइल, जिससे कि यहाँ से पायलट के हाथों में इसका कंट्रोल रहता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसी कंट्रोल के माध्यम से ये देख सकते हैं कि ये उड़ गया, मतलब टैंक को नष्ट कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि आप समझ ही गए होंगे कि ये हेलिना मिसाइल किस तरह से काम करती है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इस सुभाष चंद्र बोस जो 1939 से पहले जो थे 1938 में लगभग 37-38 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी जब 1939 में इन्होंने कांग्रेस का त्याग कर दिया था। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यही है सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस, अगर जन्म स्थान के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ओडिशा के कटक में इनका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, और 1897 में इनका जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इनके पिता जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ हुआ करते थे, और ये
सुभाष चंद्र बोस धर्म से हिंदू थे। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और सुभाष चंद्र बोस ने जो नारे भी दिए हैं, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह का भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। भारतीय राष्ट्रीय नारा, जो कि आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय नारा के रूप में हमारे भारत में वर्तमान समय में भी व्याप्त है। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपसे कहीं सवाल पूछ दे कि नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर भी आपको सुभाष चंद्र बोस ही याद रखना है। और इन्होंने, यानी कि इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो इनकी पढ़ाई बीए ही हुई थी, यानी कि बीए ऑनर्स इन्होंने किया था। और अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी रह चुके हैं, इसको भी साथ में ध्यान में रखना है। और जो इन्होंने बीए किया था वो कलकत्ता से किया था। तो चलिए, मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस से इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव किडनी का मुख्य रूप से काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रक्त को छानना, या फिर ऑप्शन नंबर बी रक्त को शुद्ध करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी सांस लेने में मदद करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में किडनी का जो मुख्य काम होता है रक्त को छानने का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और किडनी, मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होती है और इन दोनों किडनी का काम रक्त को छानने का ही होता है। और फ्रेंड्स, जब बात रक्त की आई है तो रक्त, हमारे शरीर में रक्त यानी कि ब्लड 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जिसमें से आरबीसी का अगर जीवन काल आपसे पूछे तो आरबीसी का जीवन काल 1 से 120 दिन तक का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के संदर्भ में अगर आपसे पूछे तो 2 से 4 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। और फिर रक्त बिंबाणु। फ्रेंड्स, रक्त बिंबाणु के बारे में अगर पूछा जाए तो रक्त बिंबाणु जो है 8 से 12 दिन तक का इसका आयु काल, या फिर कह सकते हैं कि जीवन काल इसका रक्त बिंबाणु का रहता है। इसको भी ध्यान में रखना है। और प्रत्येक मनुष्य के रक्त में यानी कि ब्लड में 1,50,000 से लेकर के 4 लाख घन मिलीमीटर तक का प्लेटलेट्स मौजूद होता है, यानी कि प्लेटलेट्स मतलब रक्त बिंबाणु मौजूद होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो मैंने अभी बात आपको बतलाए हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर साइंस से अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है कि ऐसा पूछ दे, तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। और आगे तो कोई क्वेश्चन है नहीं, देखते हैं कि कल के सवालों के जवाब किन किन लोगों ने दिए हैं और उसका जवाब क्या होगा। और गाइस, एक बात और, अगर आप सभी लोग इस वीडियो के संदर्भ में, ये जो आज का वीडियो है इसके बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजेंगे कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी या फिर डेटा जो कि मैं आपको ये वीडियो के थ्रू आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। और अगर जो बात आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप नहीं समझे हैं। और चलिए देखते हैं हमारे आज का सवाल क्या है, कल का सवाल। तो फ्रेंड्स, कल का जो हमारा पहला सवाल था वो था, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टमाटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी दही, या फिर ऑप्शन नंबर सी इमली, या फिर ऑप्शन नंबर डी नींबू। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो टमाटर में पाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होता। और दही की बात की जाए तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और इमली की बात की जाए, अगर इमली के संदर्भ में पूछा जाएगा तो इमली में कहेंगे कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू तो मुझे लगता है सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो जान जाइए कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और नींबू अम्लीय होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और दूध से दही बनना, अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सी प्रक्रिया है तो आप कहेंगे कि दूध से दही बनना रासायनिक प्रक्रिया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल था, राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है और वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो फ्रेंड्स, ये सवाल भी आपके मॉर्निंग वाले क्लास में हो चुका है और मैंने बतलाया भी है। तो चलिए, जिन लोगों ने भी आंसर भेजा है मैं कमेंट देखूंगा अभी, पर फिलहाल मैं क्वेश्चन के बारे में बतला दूं कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है और वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख है और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। इस बात को अभी ध्यान में रखें।
और फ्रेंड्स मैं एक बात और आपको बतला दूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये तीनों पद संवैधानिक पद होते हैं, जिस वजह से इन तीनों की जो न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो 35 वर्ष है। ये कॉमन है, आप इस टर्म को याद रखेंगे। ये याद करना छोटी मोटी बात है, और अगर ये आपके एग्ज़ाम में आ गया तो इससे आपके 2 नंबर बन सकते हैं, इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल का जो पेमेंट है अभी वर्तमान समय में राज्यपाल का पेमेंट 3.5 लाख रुपया है, और राष्ट्रपति का मैंने बताया 5 लाख और उपराष्ट्रपति 4 लाख। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ और कुछ नए क्वेश्चन के साथ, और वैसे क्वेश्चन जो आपके इंडियन आर्मी में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।